मेरे बहुत ही प्रिय श्रोताओं को ये बताते हुए मुझे बड़ा ही आनंद होता है कि आज हम नो योर लॉज इस वेब सीरीज़ का 51st एपिसोड रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये अपने आप में जहाँ मेरे लिए एक उपलब्धि है, वहीं पर हमारी पूरी अलबिर की टीम के लिए भी एक उपलब्धि है। बड़े ही मॉडेस्ट और हम्बल अंदाज में हमने इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि पता नहीं था कि लोगों का प्रतिसाद मिलेगा भी या नहीं। लेकिन पिछले 50 एपिसोड को लेकर के हमारे श्रोताओं ने, हमारे प्रेक्षकों ने जिस तरह से हमें सहारा है, जिस तरह से हमें प्रोत्साहन दिया है, हम उनके कृपाभिलाषी हैं। ख़ास करके कल्याण के मेरे साथी वकीलों ने, मेरे अपने क्लाइंट्स ने और इसी तरह से हमारी जनरल पब्लिक ने भी आगे बढ़ बढ़ के हमारे इन एपिसोड्स का स्वागत किया, उनको सुना, उनको देखा और अपनी रिएक्शंस का भी, अपने रिस्पॉन्सेस का भी उन्होंने यूँ कह लीजिए कि इजहार किया है। तो मैं अपने तमाम तर श्रोतागण का इस 51st एपिसोड को रिकॉर्ड करते हुए अपना मनोपूर्वक आभार प्रकट करता हूँ। और जिस तरह का प्रोत्साहन, जिस तरह का साथ उन्होंने अब तक दिया है, आगे भी उनका ये साथ हमें प्राप्त रहेगा, इस आशा के साथ में इस एपिसोड को रिकॉर्ड कराता हूँ। श्रोतागण, आपने सुना होगा कल्याण में पिछले दिनों जो वाक़या हुआ, 13 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ में लैंगिक अत्याचार का मामला, और फिर इसी पर बस न करते हुए उस मासूम सी बच्ची की हत्या भी कर दी गई। अभी ये वाक़या 2 से 4 दिन पुराना नहीं था कि हमें पूना से एक और ख़बर मिली है कि वहाँ 2 बेटियाँ पहले कहीं गायब हो गई, उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई गई और बाद में ये पाया गया कि उनके ठीक ऊपर रहने वाले उनके एक हमसाये ने, उनके एक पड़ोसी ने ही पहले तो एक बच्ची के साथ में लैंगिक अत्याचार किया। जब वो बच्ची विरोध में पुकारी, चिल्लाई, तब जाकर के उसकी छोटी बहन उसकी मदद के लिए पहुंची। और जब ये छोटी बहन मदद के लिए पहुंचती है तो ये अपराधी बौखला जाता है और वो सामने से एक के बाद एक इन दोनों बच्चियों की बहुत ही निर्दय रूप से हत्या कर देता है। पानी के एक पीपे में, पानी के एक ड्रम में इन प्यारी प्यारी बच्चियों को एक के बाद एक डुबोकर उनका दम निकल जाने तक उन्हें डुबाए रखा जाता है, यहाँ तक कि दोनों बच्चियाँ अपने प्राण छोड़ देती। समाज को बनाने में, यहाँ पर ज़िम्मेदार किस्म के नागरिक पैदा करने में हमारा अपना रोल क्या होना चाहिए? क्या कायदा ही इन बढ़ते हुए लैंगिक अत्याचारों पर रोक लगा देने के लिए काफ़ी होगा, पूरा पड़ जाएगा? ये एक ऐसा प्रज्वलित प्रश्न है जिसने हमको आज हला करके रख दिया है और इसके ऊपर हमें कायदे के हिसाब से भी विचार करना है और अपने इस सोसाइटी का एक अटूट अंग होने के कारण भी हमें इस बात पर सोचना है कि आए दिन होने वाली इन घटनाओं पर रोक कैसे लगाई जा सकती है और ख़ास करके नाबालिग बच्चियों पर होने वाले इस लैंगिक अत्याचार को रोकने में कौन सी चीज़ हमारे लिए मददगार ठहरेगी। कहीं अक्यूज़ का प्रोफाइल भी सामने रखने की ज़रूरत है। कभी कभी ये भी देखने में आता है कि अ पर्सन हु इज़ अदरवाइज डिप्राइव्ड ऑफ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लेजिटिमेट ways and means, he gets attracted towards committing such crime. एक आदमी की अपनी पत्नी हो, उसके साथ में वो अपनी सेक्सुअल अर्जेस का, अपनी नफ्सियाती ख्वाहिश का पूरा करने का अमल कर सकता है। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है, क्योंकि कल्याण वाली अगर आप उदाहरण सामने ले लें तो पता चलता है कि एक ऐसा आरोपी है जिसकी अपनी बीवी है और अपनी बीवी होने के बावजूद भी, अपने सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए एक लेजिटिमेट सोर्स होने के बावजूद भी, ये आदमी एक स्कूल जाने वाली बच्ची के पीछे पड़ जाता है। सो प्रॉब्लम इज़ नॉट यूनिडायमेंशनल, आई बिलीव द प्रॉब्लम इज़ मल्टी डायमेंशनल।
कहीं ये भी दिखाई पड़ता है कि ये सोसाइटी का उत्थान जिन लाइंस पर होना चाहिए था उन लाइंस पर नहीं हुआ। महिला की अपनी जो अस्मिता है, उसकी अपनी जो इज़्ज़त है, ये उसके पास में उसकी सबसे बड़ी दौलत है। और यही दौलत ही अगर उसे छीन ली जाए तो उस बेचारी के पास में क्या बच जाता है। बड़ा दुख होता है जब इन सारे मामलों को कहीं पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है। हमें धर्म की अनक को छोड़कर, इसी तरह से ज़ात पात की अनक को छोड़कर, और इसी तरह से दूसरी अनकें जो हम अपनी कन्वीनियंस के एतबार से लगा लेते हैं, उनको छोड़कर एक महिला की अस्मिता और उसकी इज़्ज़त के प्रश्न को उसी एंगल से देखना चाहिए जिस एंगल से वो देखा जाना चाहिए। कठोर कायदे कर दिए गए। निर्भया का वाक़या होने के बाद में हमारे उस वक्त के इंडियन पेनल कोड के अंदर में भी संशोधन करके कठोरात्मक पनिशमेंट्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर दी गई। छोटी बच्चियों पर होने वाले लैंगिक अत्याचार को यूँ कह लीजिए कि रोकने के लिए, उन पर प्रतिबंध लाने के लिए पोक्सो जैसा कायदा भी लाया गया। समझ में तो ये आता है कि आज महिलाओं पर होने वाले लैंगिक अत्याचार को लेकर जितने कायदे बना दिए गए हैं, इतने कायदे पहले नहीं हुआ करते थे। ले दे कर के आईपीसी ही था जो अपने आप में एक ऐसा कायदा था जो महिलाओं पर होने वाले लैंगिक अत्याचार को रोकने के लिए प्रचलित था। लेकिन अब आईपीसी भी है, बल्कि आईपीसी की जगह पर आप भारतीय न्याय संहिता आ गई है, और इस न्याय संहिता के अंदर में भी वही प्रोविजंस हैं, कुछ एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस के साथ में जो पहले आईपीसी में होते थे। पोक्सो बना दिया गया है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को रोकने के लिए। तो कहीं हमें सर जोड़ कर बैठ कर ये समझने की ज़रूरत है कि इतने कठोरात्मक कायदे बनाने के बावजूद भी आखिर क्या कारण है कि लैंगिक अत्याचार के मामलों को हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे, और इनको कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय योजना हो सकती है। आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आदमी को लैंगिक अत्याचार के लिए उत्तेजित करते हैं। हमारी समझ में एक बात ये भी आती है कि सेल्फ कंट्रोल is considered to be the best restraint which a person can observe in order to keep him within the legitimate limits। लेकिन ये सेल्फ कंट्रोल क्या हर एक के बस की बात है? लेकिन हमारी इस नई पीढ़ी के उत्थान में हमें कहीं इस बात को प्राइम इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। एक ऐसे युग में हम जी रहे हैं जहाँ पर एट द प्रेस ऑफ बटन हमारे बच्चों को सब कुछ दिखाई देता है जिनको देखने से पहले ही हम अपनी आंखें मूंद लिया करते थे। अब वो अपनी फटी फटी आँखों से ये सारी बातों को अपने हैंडसेट के अंदर में, अपने मोबाइल के अंदर में देख रहे हैं। और जब वर्चुअल दुनिया में ये सारी बातों को होता हुआ वो देखते हैं तो कहीं उनके दिल के अंदर में ख्वाहिश उमड़ने लगती है कि क्यों ना हम इस प्रयोग को स्वयं करें। और फिर उसके बाद में वो सारे दरवाज़े खुलने लग जाते हैं जिनका अंत किसी बच्ची की इज़्ज़त लेने पर हो जाता है। और जो आदमी इस ऑफेंस के अंदर में मुलविस पाया जाता है, संलिप्त पाया जाता है, उसके ऊपर फिर कठोरात्मक कार्रवाई होती। कायदे अपनी जगह है, बनते रहेंगे और कठोर किस्म के प्रायोजन भी उसके अंदर में किए जाएंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम अपने आप में कानूनी कम और सामाजिक ज़्यादा मालूम होता है। हमारे लॉ की फील्ड से रिलेट करने वाले अधिवक्ताओं की, इसी तरह से सारे के सारे स्टेक होल्डर्स की जो लॉ फील्ड से संबंधित हैं, और फिर लॉ फील्ड ही क्यों, ख़ास करके हमारी सिविल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए अफराद, इनकी भी कहीं ये जिम्मेदारी हो जाती है। अब वक्त आ गया है कि वी कैन नॉट अलाउ द थिंग्स टू गो आउट ऑफ हैंड। हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू टॉलरेट these episodes taking place one after another at the interval of say 1 to 2 days or 3 to 4 days or even a longer interval। कहीं बात ये भी समझ में आती है कि आरोपी को शासन तो होगा और होना भी चाहिए, कठोर शासन होना चाहिए। लेकिन ये कठोर शासन क्या अपने आप में प्रोस्पेक्टिव ऑफेंडर्स को
वो ऑफेंस करने से रोकने में मददगार साबित हो सकता है। कठोरात्मक कार्रवाइयाँ करने से अगर समझ लीजिए ये ऑफेंसेस रुक सकते, तो हमें कहीं ये एनालाइज करके देखना चाहिए कि आईपीसी में हुए संशोधन और पोक्सो के आने के बाद में सेक्सुअल ऑफेंसेस का प्रमाण पहले की बनिस्बत घटा है या बढ़ा है। और इसमें किसी रॉकेट साइंस वाली जानकारी की आवश्यकता नहीं है। अगर समझ लीजिए आंकड़ों का कंपैरिजन किया जाए तो पता चलता है कि कठोरात्मक कायदे बनाने के बावजूद भी हमारी महिलाओं पर होने वाले अत्याचार कहीं थमने का नाम नहीं लेते हैं। तो भारतवर्ष में और ख़ास करके हमारे अपने राज्य में होने वाली ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि what we are required to do so as to address this problem which is attaining serious propositions, serious dimensions day after day। वो 12 और 13 साल की बच्ची अपनी किसी ज़रूरत से अपने घर के बाहर निकलती है और कोई उसके ऊपर निगाहें गाड़े बैठा हुआ है और वो उसके हत्थे चढ़ जाती है, उसकी हवस का निशाना बन जाती है। क्या इन बच्चियों को हम 4 दीवारियों के अंदर में बंद करके रख देंगे उन पर होने वाले अत्याचार से उनको रोकने के लिए, या ये समाज कंटकों के ख़िलाफ़ में हम किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करेंगे? वुड बी ऑफेंडर्स को इन प्रकार के ऑफेंसेस से रोकने के लिए हमारे पास में क्या रोड मैप है? क्या हमने कभी इस प्रश्न को सीरियसली लिया है? हैव वी ट्राइड टू निप इन द बड द प्रॉब्लम विच लेटर ऑन अस्यूम्स जाइजेनेटिक प्रोपोर्शन? मुझे मालूम पड़ता है कि मेरे श्रोताओं के साथ में, मेरे प्रेक्षकों के साथ में मैंने ये बात आज जो साझा की है, ये किसी लीगल एपिसोड का हिस्सा तो नहीं हो सकती, लेकिन सिर्फ कानून की बात करने से मेरा सामाजिक उत्तरदायित्व अदा तो नहीं हो जाता। मेरे दिल में जो कुढ़न है, मेरे जो एहसासात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा? मैं जानता हूँ मैं एक ऐसी पब्लिक को एड्रेस कर रहा हूँ जो मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा न देगी, बल्कि अपने इर्द गिर्द पर वो निगाह रखेगी और किस तरह से ये चीज़ें होती है, कैसे इन पर कंट्रोल किया जा सकता है, किस प्रकार के लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना है, हमारे पड़ोस में रहने वाला आदमी किस प्रकार का है। ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई भी बस्ती हो अब इन अत्याचारों से यूँ कह लीजिए कि बची हुई नहीं है। कभी ये कहा जाता है कि वो लोग जो बस्तियों में आके नए नए रहने लगे हैं उनके माध्यम से, उनके ज़रिए से इस प्रकार की कृति होती है, लेकिन किसी एक इंसिडेंट को लेकर इस प्रकार का तर्क निकालना समझ में आता है। लेकिन फिर आप उन इंसिडेंट्स का क्या करेंगे जहाँ पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? मेरा पड़ोसी मुझे जानता था और मेरे पड़ोसी ने मुझको जानने के बावजूद भी अपने पड़ोस में रहने वाली बच्ची के साथ में इस प्रकार की कोई हरकत कर दी। आई बिलीव आई विल हैव टू कम आउट विद सम प्रिसाइज सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम। आई डू अंडरस्टैंड कि आई हैव ट्राइड टू हाईलाइट इट एंड कहीं कहीं मार्जिन्स पर रह करके मैंने कोई संकेत आपको इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए क्या हो सकते हैं वो देने की कोशिश की है। समस्या अपने आप में जटिल ज़रूर है, समस्या अपने आप में अपना समाधान भी चाहती है। हमें सबको सर जोड़ कर बैठना होगा और अपने महिला वर्ग को, ख़ास करके हमारी नाबालिग बच्चियों को इन लैंगिक अत्याचार से बचाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर हमें बहुत गहराई के साथ में सोचना होगा। और न सिर्फ सोचना होगा बल्कि कोई ऐसे सॉल्यूशन पर पहुंचना होगा जो आए दिन होने वाले इन इंसिडेंट्स की रोकथाम का सबब व ज़रिया बन जाए, इन इंसिडेंट्स की रोकथाम का अपने आप में एक इफ़ेक्टिव टूल बन जाए। अपने इन एहसासात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और कोशिश रहेगी कि आइंदा जब कभी हमारी मुलाकात होगी मैं अपने तौर पर कुछ समझूं, कुछ सोचूं, कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर चला जाऊं और आप भी अपने तौर पर कुछ न कुछ सोच कर कमेंट्स के कॉलम में लिखिए। ये कमेंट्स का कॉलम आपके लिए इसलिए भी है क्योंकि इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना जहां मेरी जवाबदारी है वहां इस राज्य के हर एक नागरिक की जवाबदारी। तो अपनी कमेंट्स के ज़रिए से हमें ज़रूर अवगत कराएं। क्या ही अच्छी बात होगी कि आपके कमेंट से हमें कोई ऐसा सुझाव मिल जाए
जो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुनाइट। सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू अगेन।